दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इंसानों ने जो वायरस का यूज़ किया तो उसका इम्पैक्ट इंसानों पर भी हुआ था, जिससे इंसानों की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और यहाँ तक कि वह बोलना भी भूल गए थे। लेकिन इसके साथ ही चिंपैंजीज़ का लीडर सीज़र भी इंसानों से लड़ाई में ख़त्म हो जाता है। इसके लगभग 300-400 सालों बाद की कहानी शुरू होती है, जहाँ हमें 3 वानरों को दिखाया जाता है, जिनमें उनके नाम हैं नोवा, अनाया और सोना, जो गरुड़ कबीले से हैं और एक पेड़ के ऊपर जाकर बाज के अंडे चुराने जा रहे होते हैं। जिन अंडों को उनके कबीले का हर वानर खुद लाता है और अंडे से बच्चा निकलने के बाद उसे पाल पोस कर ट्रेन करता है, जिससे वह बाज उनके गाना गाने पर उनके पास आ जाते हैं और उनके पालतू जानवर बन जाते हैं। जब वे तीनों एक घोंसले तक पहुंचते हैं तो उस घोंसले में सिर्फ 3 ही अंडे होते हैं, लेकिन उनके कबीले का एक असूल है कि वह एक अंडा घोंसले में ही रहने देते हैं ताकि उस बाज की माँ को बुरा न लगे। इसलिए अनाया और सोना उस घोंसले में से 2 अंडे उठा लेते हैं, लेकिन नोवा के पास अभी भी कोई अंडा नहीं था और नोवा एक अंडे की तलाश में पेड़ के और ऊपर जाने लगता है और उसे एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक घोंसला दिखाई देता है। नोवा जैसे ही उस घोंसले से अंडा उठाने लगता है कि वहाँ पर एक बाज आ जाता है जो नोवा पर अटैक कर देता है, जिस कारण नोवा नीचे गिर जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि नोवा एक पेड़ की मदद से बच जाता है और वह गिरने से पहले ही उस घोंसले से एक अंडा उठा लेता है, जिसके बाद वे तीनों वापस अपने घोड़े के पास आ जाते हैं। लेकिन नोवा को अपने घोड़े के पास एक शोल कम दिखाई देता है और उसे अपने आसपास किसी और के होने का भी शक होता है, जिस कारण वे तीनों उसका पीछा करते हैं और एक टनल के पास पहुंचते हैं, जहां नोवा को वही शोल का कपड़ा दिखाई देता है, जिसे वह उठा लेता है। लेकिन उस कपड़े पर कुछ खून सा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे सूंघने पर नोवा कहता है कि ये खुशबू किसी अक्स की आ रही है, जिसके बाद वे वहाँ से घबरा जाते हैं और वापस अपने घोड़े को लेकर अपने कबीले के पास आ जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर नोवा अपनी माँ से मिलता है, जिसके बाद वह अंडा लेकर अपने पिता के पास जाता है, जो उस कबीले के सरपंच होते हैं और साथ ही बाज ट्रेन करने में माहिर भी होते हैं। वह उन्हें अंडा दिखाता है, लेकिन उसके पिता को वहाँ अक्ष की खुशबू आ जाती है, जिस कारण वह नोवा से पूछते हैं और नोवा उन्हें वही कपड़ा दिखाता है। जिसके बाद उसके पिता एक ओडा नाम के सैनिक को भेजते हैं जंगल में उस अक्ष को ढूंढने के लिए। उसी रात नोवा भी अपनी माँ की मदद करने के लिए घर में कुछ मछलियाँ सुखा रहा होता है, लेकिन उसे अचानक घर के पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है, जिस कारण नोवा उसे देखने जाता है और वहाँ उसे एक अक्ष दिखाई देता है और हमें पता लगता है कि यह कबीला इंसानों को अक्ष के नाम से जानता है। अक्ष के रूप में वह लड़की वहाँ पर नोवा को देखकर घबरा जाती है, जो उस घर में सिर्फ खाने की तलाश में आई थी। अपनी घबराहट के चलते वह लड़की नोवा को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नोवा को पता लगता है कि उसके धक्का लगने से उसका अंडा टूट गया है, जिस कारण नोवा अपने दोस्त अनाया और सोना को अपने अंडा टूटने की सारी जानकारी बताता है और अपने पिता को बिना बताए रात को एक नया अंडा उठाने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते समय नोवा को वही ओडा नाम का सैनिक जख्मी हालत में दिखाई देता है, जिसकी पीठ पर चाकू लगा होता है। नोवा उसकी मदद करने के लिए अपने घोड़े से उतर जाता है और उसे देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ नकाबपोश बंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नोवा झाड़ियों के बीच में छुप जाता है। वह बंदर उस ओडा को खत्म कर देते हैं और उसके बाद वह अपने साथियों से ओडा के कबीले के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर नोवा का घोड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद वह नकाबपोश बंदर उस घोड़े को अपनी अजीब से छड़ी जिससे बिजली निकलती है उस घोड़े को लगा देता है, जिससे वह घोड़ा भागता हुआ अपने कबीले के पास आ जाता है और उसके साथ ही वह नकाबपोश बंदर भी उसका पीछा करते हुए नोवा के कबीले तक पहुंच जाते हैं। नोवा भी उनका पीछा करते हुए वापस अपने कबीले आ जाता है, जहां वह देखता है कि उन्होंने सारा कबीला जला दिया है और साथ ही कई वानरों को बंदी भी बना लिया है। नोवा वहां पर अपनी माँ को देखता है, जिसके बाद वह उनकी मदद करने के लिए उनके पास आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपने पिता को बचाने के लिए कहती है, जो एक ऊपर ऊंचे टीले के ऊपर बाज को आज़ाद कर रहे होते हैं। नोवा उन्हें बचाने के लिए उस ऊंचे टीले पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नकाबपोश बंदर भी नोवा को देख लेता है और वह भी उसका पीछा करने लगता है। ऊंचे टीले पर पहुंचने पर नोवा अपने पिता की मदद करने के लिए सभी बाज को आज़ाद करने लगता है, लेकिन वह नकाबपोश बंदर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पिता से लड़ने लगता है। इस लड़ाई के चलते वह नकाबपोश बंदर नोवा के पिता को वहाँ पर ख़त्म कर देता है और नोवा को भी उस ऊंचे टीले से नीचे फेंक देता है, जहाँ गिरने के बाद नोवा बेहोश हो जाता है और उसे अगले दिन होश आता है। लेकिन अगले दिन उसे सारा कबीला वहाँ पर जला हुआ दिखाई देता है और साथ ही कोई कबीला वानर भी वहाँ पर नहीं होता। तभी नोवा वहाँ पर अपने पिता की बाज को देखता है, जो ज़मीन पर बैठा होता है, और नोवा को पता लगता है कि उन नकाबपोश बंदर ने उसके पिता को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद नोवा अपने पिता की लाश को वहीं कबीले के पास एक गड्ढा खोद कर दबा देता है और वहीं पास में पड़ी हुई नकाबपोश बंदर की एक टूटी हुई छड़ी को उठा लेता है, जिसके बाद वह अपने सारे कबीला वासियों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद नोवा पहली बार उस टनल को पार कर दूसरी जगह आया होता है और उसे वहाँ पर अपनी माँ का शोल भी दिखाई देता है। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह जंगल के बीच में बने हुए एक गड्ढे में गिर जाता है, जिस गड्ढे में गिरने के बाद उसकी मुलाकात एक राका नाम के वानर से होती है,
नोआ राका को बताता है कि कुछ नकाबपोश बंदरों ने उसके कबीले पर हमला किया था और उसके पिता को ख़त्म कर दिया, और इसके साथ ही वह सारे कबीले वानरों को भी बंदी बनाकर ले गया। इसके साथ ही राका नोआ को बताता है कि उसके दोस्त को भी उन्हीं बंदरों ने ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद राका नोआ को एक किताब दिखाता है और उसे बताता है कि वह एक महान सीजर नाम के वानर को फॉलो करता है, जिन्होंने सभी वानरों और इंसानों को आपस में जोड़ कर रखा था। राका कहता है कि वह अपने समय में सभी वानरों के महान लीडर थे, जिस कारण वह भी उन्हें फॉलो करता है। लेकिन ये आजकल के वानर उस सीजर के दिखाए हुए रास्ते को भूल गए हैं, जिस कारण सिर्फ वो ही एक आखिरी सीजर का फॉलोवर है। नोआ राका को कहता है कि उसने एक इंसान को देखा है, लेकिन उसे वह बहुत ही अजीब सा लगता है। जिसके बाद राका उसे बताता वो कहता है कि एक समय था जब इंसान और वानर दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन ये सब सिर्फ सीजर के साथ ही मुमकिन था। लेकिन तभी नोआ वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसने उसके घर से मछली चुराई थी। जिसके बाद राका को कहते हैं कि शायद यह इंसान उसका पीछा कर रहा है, जिसे सुनने के बाद राका भी नोआ के साथ उसके सफ़र पर निकल पड़ता है, क्योंकि वह भी उस इंसान से मिलना चाहता था और उसे समझना चाहता था। रात होने पर नोआ और राका एक जगह देखकर वहाँ पर आराम करने के लिए आग जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वही लड़की फिर से आ जाती है। जिसके बाद राका उसे खाने के लिए फल देता है और साथ ही एक शॉल भी देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। उस लड़की को देखकर लगता है कि इस समय के हालात बिल्कुल बदल गए हैं, जहाँ इंसान सभी जानवरों की तरह हो गए हैं और सभी जानवर इंसानों की तरह समझदार हो गए हैं। एक नई जगह पर पहुँचने के बाद नोआ रात को घूमने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा टेलीस्कोप दिखाई देता है जो उसने पहली बार देखा था। लेकिन तभी नोआ देखता है कि वह लड़की भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है और उस टेलीस्कोप से ऊपर आसमान में तारे देखने लगती है, जिस कारण नोआ उस लड़की को देखते हुए हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि इंसानों और वानरों में बहुत कुछ एक जैसा है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके भाई के इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। जिसके बाद नोआ उस लड़की को अपने साथ सफ़र पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें आगे रास्ते पर कुछ ज़ेबरा दिखाई देते हैं, जिन्हें उन्होंने पहली बार देखा था, और एक धारीदार घोड़े समझते हुए वह कुदरत का करिश्मा कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी जैसे दिखने वाले इंसान आ जाते हैं जो जानवरों के साथ नदी पर पानी पीने लगते हैं। जिसके बाद नोआ अपने कबीले को ढूंढने के लिए अपने सफ़र पर निकलने लगता है और राका उसे सीजर का लॉकेट देते हुए उसे सीजर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वही नकाबपोश बंदर फिर से आ जाते हैं जो इंसानों पर हमला करने लगते हैं और उसी लड़की को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। उन नकाबपोश वानरों से बचने के लिए वह लड़की भागते हुए एक खेत के बीच में चली जाती है। जिसके बाद नोआ भी उसे बचाने के लिए उसी खेत में आ जाता है। उस लड़की को पकड़ने के लिए वह गुरीला भी अपने सारे सैनिकों को खेत में भेज देता है। जिसके बाद वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस खेत में खड़ी हो जाती है और पहली बार नोआ को उसके नाम से बुलाती है। जिसके बाद नोआ भी राका की मदद से उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है। आगे एक नदी के किनारे पर पहुंचने पर नोआ और राका उस लड़की को हैरानी भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक इंसान को बोलते हुए देखा था। जिसके बाद वह लड़की उन्हें बताते हुए कहती है कि उसका नाम मे है और इस दुनिया में उस जैसे और भी बहुत से इंसान हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत से इंसानों को इन नकाबपोश वानरों ने ख़त्म कर दिया है, जिस कारण वह अपनी जान बचाने के लिए ना बोलना ही पसंद करती है। उधर नोआ पहली बार एक इंसान को इतने करीब से बोलते हुए देख रहा था। जिसके बाद मे की बातें सुनने पर नोआ का दिल भर जाता है और वह उसे अपनी माँ का शॉल दे देता है। इसके साथ ही मे भी नोआ को बताती है कि वह जानती है कि उन नकाबपोश वानरों ने उसके कबीले वासियों को कहाँ पर रखा है, इसलिए वह भी उन सभी को बचाने के लिए उनके साथ ही जाएगी। उस रात नोआ अपने कबीले पर मिली हुई उस खराब छड़ी को ठीक कर लेता है और अगली सुबह होते ही वह आगे सफ़र पर निकल पड़ते हैं और एक लकड़ी के बने हुए पुल पर पहुँचते हैं, जिसे वह जैसे ही पार करने लगते हैं कि सामने से वही नकाबपोश गोरिल्ला आ जाता है और उनके कुछ साथियों ने पीछे से घेर लेते हैं, जिस लड़ाई में मिया नदी में गिर जाती है। जिसके बाद राका उसे बचा लेता है, लेकिन वह खुद नदी में बह जाता है। उधर नोआ भी उस लड़ाई में हार जाता है। जिसके बाद वह गोरिल्ला उस नोआ और मे को बंदी बना लेता है और अपने साथ अपने कबीले की तरफ ले जाता है, जहाँ पर बाकी सभी वानरों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वह जगह एक टूटे हुए समुद्री जहाज पर बनाई गई होती है, जहाँ पर नोआ अपने कबीले वासियों के साथ साथ अपनी माँ अनाया और सोना से मिलता है। उधर दूसरी तरफ मे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर इंसानों की बनी हुई बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं। वह कमरा एक त्रेविथन नाम के इंसान का होता है, जिसने वानरों के साथ समझौता कर लिया था और वानरों के सरदार को रोमन इतिहास के बारे में बताया करता था, जिस कारण मे त्रेविथन से नफरत करने लगती है और हमें पता लगता है कि वह वानरों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसके अगले सीन में हमें प्रॉक्सिमस को दिखाया जाता है, जो सभी वानरों का राजा होता है और इसके साथ ही वह सीजर को भी एक लेजेंड मानता था, जिस कारण उसने अपना नाम भी प्रॉक्सिमस सीजर के नाम से रखा था। प्रॉक्सिमस ने अपने कबीले पर बहुत सारे वानरों को बंदी बनाकर रखा हुआ था
और वह उनकी मदद से एक दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन कई महीनों की लगातार कोशिश के बावजूद भी वह दरवाज़ा नहीं खुलता, जिस कारण प्रोक्सिमस ने अपने सैनिकों को मे को पकड़ने के लिए भेजा था और वह उसकी मदद से उस दरवाजे को खोलना चाहता था। जिसके अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो सूना से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी प्रोक्सिमस नोआ को अपने कमरे में बुला लेता है जहाँ पर मे और त्रेविथन पहले से होते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर अनाया को भी देखते हैं जो यहाँ खाना सर्व कर रहा होता है। जिसके बाद प्रोक्सिमस उन सबको अपना सपना बताते हुए कहता है कि वह सभी वानरों को पुराने समय के इंसानों जैसा शक्तिशाली बनाना चाहता है। जैसे इंसानों ने जहाज की मदद से उड़ना सीखा था और गाड़ियों की मदद से वह तेज रफ्तार को पकड़ सकते थे, इस कारण वह सभी वानरों को भी इतना समझदार बनाने के लिए उस दरवाजे को खोलना चाहता है, क्योंकि प्रोक्सिमस का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे उसे ऐसी बहुत सी जानकारी मिल सकती है जिसकी मदद से वह सभी वानरों को बहुत समझदार बना सकता है। लेकिन तभी मे उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि वह इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोल सकता, जिस पर प्रोक्सिमस मे को कहता है कि वह जानता है कि उसके कुछ बेवकूफ़ सैनिकों ने उसके सारे साथियों को ख़त्म कर दिया है और अगर वो जिंदा होते तो उनकी मदद से वह इस दरवाजे को खोलने के लिए और भी जानकारी ले सकता था। लेकिन उन सब के मरने पर वह मे को कहता है कि अब तुम्हें ना चाहते हुए भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद प्रोक्सिमस नोआ को अलग ले जाकर बातें करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि नोआ एक बहुत ही समझदार वानर है। वह नोआ को कहता है कि वह सभी कबीले के वानरों को आपस में जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है। साथ ही वह नोआ को समझाते हुए कहता है कि हम इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मानना है कि अगर मे यहाँ पर खुद आई है तो वह उस दरवाजे के पीछे से कुछ ऐसा सामान लूटना चाहती है जिसकी मदद से वे इंसानों को और भी समझदार और शक्तिशाली बना सकती है। जिसके अगले सीन में नोआ अपनी माँ के साथ एक जहाज के किनारे पर बैठा होता है, क्योंकि उसका सारा कबीला वहाँ पर प्रोक्सिमस की कैद में होता है और वह उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर नोआ के पिता का बाज उड़ता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर नोआ को एक हौसला मिलता है, क्योंकि उस बाज को देखकर नोआ को एक उम्मीद होती है कि उसके पिता उसके साथ हैं। उस रात नोआ मे के कमरे में अचानक आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि वह इस जगह पर ऐसा कौन सा सामान लूटने आई है, जिस पर मे उसे बताते हुए कहती है कि वह एक ऐसी चीज़ लेने आई है जिसकी मदद से वह सभी इंसानों को दोबारा से बोलता हुआ देख सकती है। वह नोआ को बताते हुए कहती है कि सिर्फ एक वायरस के फैलने से सभी इंसान जानवरों की तरह हो गए हैं और सिर्फ उसी वायरस की मदद से आजकल के वानर बोल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद नोआ मे की मदद करने और उस जगह को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे प्रोक्सिमस की तानाशाही बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। जिसके बाद नोआ अनाया और सोना को भी मदद के लिए तैयार कर लेता है, जिसके बाद वो कुछ बारूद को दरवाजे और समुद्र पर बने हुए डैम के आसपास बिछा देते हैं। लेकिन तभी त्रेविथन वहां पर आ जाता है और उन्हें बारूद बिछाते हुए देख लेता है। मे उसे समझाते हुए अपने साथ मिलने के लिए कहती है, लेकिन त्रेविथन उसकी बात न मानते हुए प्रोक्सिमस को बताने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद मे उसे एनिमल स्टाइल में ख़त्म कर देती है और नोआ और सोना की मदद से त्रेविथन को समुद्र में फेंक देती है। जिसके बाद वे चारों उस दरवाजे के पीछे बने हुए पहाड़ी पर चढ़ते हुए एयर टनल तक पहुंच जाते हैं और उसके जरिए वे अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर मे वहां पर लाइट स्विच ऑन करती है, जिसके बाद नोआ और उसके साथी वहां पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इंसानों की बनी हुई कुछ इस तरह की चीज़ों को देखा था। जिसके बाद नोआ और उसके साथी आगे बढ़ते हैं और एक कमरे तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ खिलौने और किताबें रखी होती हैं। नोआ उन सब में से एक किताब को उठाता है और उसे पता लगता है कि इंसान पहले जानवरों को कैद करके पिंजरे में रखते थे। उधर मे वहाँ उस सामान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है जिसे ढूंढने के लिए उसने यह सफर तय किया था। एक कमरे में पहुंचने पर वह एक मशीन से सैटेलाइट की को निकाल लेती है और उसके साथ ही कुछ बंदूक भी रखी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वे चारों रास्ते में रखे हुए आर्मी टैंक को पार करते हुए दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद मे उस दरवाजे को अंदर से खोलती है, लेकिन प्रोक्सिमस सभी बंदी कैदियों के साथ पहले से ही बाहर खड़ा था। उस दरवाजे को खुलता हुआ देखकर प्रोक्सिमस वहां पर खुश हो जाता है, लेकिन वह नोआ को मे का साथ देते हुए देखकर उदास हो जाता है, जिस कारण वह सोना को खत्म करने का आदेश दे देता है। लेकिन तभी मे वहां पर बंदूक निकाल लेती है और प्रोक्सिमस के उस सैनिक पर गोली चला देती है जो सोना को खत्म करने लगा था। मे के हाथ में बंदूक जैसा हथियार देखकर प्रोक्सिमस वहां पर हैरान हो जाता है, जिस कारण वह मे को वहां से जाने के लिए बोल देता है और उससे पूछने लगते हैं कि क्या इस तरह के हथियार और भी अंदर रखे हुए हैं। मे प्रोक्सिमस के हाथों में उन सभी हथियार को नहीं लगने देना चाहती थी, जिस कारण वह बाहर बिछाए हुए उस बारूद को जला देती है, जिसकी वजह से समुद्र पर बना हुआ वह डैम टूट जाता है और सारा पानी दरवाजे के जरिए अंदर जाने लगता है। नोआ सभी बांदरों को ऊपर जाकर एयर टनल से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वही गोरिल्ला आ जाता है और नोआ का पीछा करने लगता है। नोआ अपनी समझदारी के चलते उस गोरिल्ला से बच जाता है और उसको पानी में फंसा देता है। जिसके बाद नोआ ऊपर पहुंचकर एयर टनल से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस पहले से ही एयर टनल के बाहर होता है जो नोआ पर हमला कर देता है और प्रोक्सिमस के लगातार वार से नोआ वहां पर गिर जाता है। जिसके बाद प्रोक्सिमस नोआ को कहता है कि मेरे बरसों के बनाए गए साम्राज्य को कोई भी वानर ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता।
लेकिन तभी नोआ वहाँ पर एक गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर उसके पिता का बाज वहाँ पर आ जाता है और प्रॉक्सिमस पर हमला कर देता है। जिसके बाद नोआ के कबीले के सभी वानर वही गाना गाने लगते हैं, जिसे सुनकर उनके कबीले के सारे बाज वहाँ पर आ जाते हैं और प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं। इतने सारे बाज के हमले के बाद प्रॉक्सिमस उस पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है और नोआ भी अपने पिता के बाद अपने कबीले का सरदार बन जाता है। जिसके बाद नोआ अपने सभी कबीले के वानरों को लेकर अपने कबीले पर वापस आ जाता है और वह फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। उधर मे भी नोआ से आखिरी बार मिलने के लिए पहुंचती है, जहां नोआ कहता है कि वह जान चुका है कि इंसान अपनी दुनिया को वानरों के साथ नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं वानरों के लिए एक और नई दुनिया बनाऊंगा जो पहले से भी मजबूत होगी। जिसके बाद मे भी नोआ को मारने के अपने फैसले को छोड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और नोआ मे को सीजर का लॉकेट देते हुए कहते हैं कि अगर राका यहाँ पर होते तो वह नई दुनिया बनाने में हमारी मदद जरूर करते। जिसके बाद मे वहाँ से सीजर के लॉकेट को लेकर चली जाती है। जिसके बाद नोआ सूना को एक ऐसी जगह ले जाने के लिए निकलता है जहाँ वो पहले कभी भी नहीं गई थी। उधर दूसरी तरफ मे उस सैटेलाइट की के साथ एक ऐसी लेबोरेटरी हेडक्वार्टर पर पहुंचती है जहां पर उस वायरस से बचे हुए कुछ समझदार इंसान रहते थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी कम्युनिकेशन डिवाइस खत्म हो चुके थे और इसीलिए वो सैटेलाइट की के जरिए इंसानों के सिग्नल को ढूंढने में लगे हुए थे। उस सैटेलाइट की मदद से उन्हें दुनिया में बचे हुए कुछ और समझदार इंसानों के बारे में पता लग गया था। उधर आखिरी सीन में हम नोआ को देखते हैं जो सूना को लेकर उस टेलीस्कोप वाली जगह पर आसमान में तारे दिखाने के लिए गया था। जिसके साथ ही यह फिल्म यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, जाने से पहले अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल प्राइम एक्स स्क्रीनर पर।